All right, so then let us talk about the second half of things. करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे द हिंदू का। प्लैंकटन ब्लूम के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज ए अनयूजुअली डेंस प्लैंकटन बूम ब्लूम जो है थाईलैंड के कोस्ट पे हमें देखने को मिला था, जिससे एक डेड जोन बनता है। ओके, सो क्या ये चीज़ आपको सारागासो सी में भी देखने को मिलता है? दैट जहाँ पर भी प्लैंकटन ब्लूम है, सो फिशेस के पास, ओके, फिशेस के पास जो है वो पूरा जो एरिया होता है वो प्लैंकटन से भर जाता है, तो फिशेस के पास ऑक्सीजन और सनलाइट लेने का मौका नहीं बचता है। तो फिर क्या होता है? मरीन डेथ या मरीन ड्रिफ्टिंग वहां से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, आपके फिशेस वगैरह। एंड यहाँ पर जो है आपका किलिंग ऑफ मरीन लाइफ टेक प्लेस। प्लैंटन ब्लूम्स जो है 1 या 2 टाइम्स अ ईयर होता है और 2 से 3 दिन के लिए होता है। दे कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एज वेल। ये क्या करते हैं? टॉक्सिन्स भी आपका प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम। और ये जो है ये 2 से 3 दिन जो है करीब रहता है, तो इसमें बहुत सारे फिशेस मर जाते हैं, विच इज डेट्रीमेंटल टू दी मरीन इकोनॉमी। सो क्लाइमेट फिनेंसिंग की अगर हम बात करें, सो बेसिकली यूएनएफसीसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस किस पे रहता है? एनेक्स 2 कंट्रीज पे रहता है। से एनेक्स 2 कंट्रीज किधर बने हैं? एनेक्स 2 कंट्रीज की क्या किसी प्रोटोकॉल वगैरह से बने हैं? क्या ये किसी प्रोटोकॉल वगैरह से बने हैं? यस, क्योटो प्रोटोकॉल। यस, क्योटो प्रोटोकॉल से बने। सो ये बेसिकली सीबीडीआर प्रिंसिपल जो है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पे बेस है। सो हाई इनकम नेशंस दैट वेयर ओईसीडी, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर्स थे, उन्होंने इसको साइन किया। और ओके, developed nations like the EU, US, Canada, Australia, New Zealand, they are obligated to provide a minimum of 100 billion in annual climate finance to developing countries by 2020, but they did not fail. They failed to fulfill their commitment. They did not provide 100 billion. Developing countries do not have similar responsibility, but they are encouraged. तो developing countries के लिए voluntary है, और developed countries के लिए क्या है? developed countries के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज के लिए क्या है? डेवलप कंट्रीज के लिए ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी हम कहेंगे इसको। ठीक है, अब एक है बेसिक ग्रुपिंग। कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो इसमें जो है ये रशिया को हटा दो तो ये ब्रिक्स ही एक तरीके से है ना। ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर में बेसिक आता है, लेकिन बेसिक कंट्रीज जो है ये 2009 में ये कहाँ मिले थे? कोपेनहेगन में मिले थे, और वहां पर कॉप चल रहा था। और वहां पर जो इन्होंने ये बेसिक ग्रुप बनाया है ताकि they can push the, all right, they can push the climate finance and CBDR principle। तो इनका क्या कहना है कि द वेस्टर्न कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड डू मोर। ऑल राइट, द वेस्टर्न कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज, दे शुड डू मोर। एंड उसी के लिए जो बेसिक ग्रुपिंग है वो आपका फॉर्म हुआ था। तो याद रखिएगा, बेसिक ग्रुपिंग किस लिए है? इट इज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक, सो ये बेसिकली जो है ग्लोबल स्टॉकटेक, ये आपका 2015 पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आया था। ऑलराइट, और ये जो पेरिस एग्रीमेंट में है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एनडीसी, ओके, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपको बताना पड़ता है। ओके, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा। दिस वाज ए क्वेश्चन लास्ट ईयर इन 2023। So FRA is the first such law enacted anywhere in the world। वर्ल्ड में कहीं पर भी। तो अगर आपको याद होगा, बायगास, दे गॉट द राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे स्टेटमेंट आया था। सो विच वाज डीम्ड टू बी करेक्ट। ओके, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट एक्ट्स, पॉजिटिव कंसेप्ट होते हैं। सरकार ऐसा कुछ भी लेके नहीं आएगी विच इज डेट्रीमेंटल टू फार्मर्स, ट्राइबल्स और पुअर पीपल। ओके, लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि आपका पॉपुलेशन वाला है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, कि 2 से ज्यादा
बच्चों पे रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट, बिकॉज दैट इज द ऑफिशियल स्टांस। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑफिशियल स्टांस जरूर देखिएगा। क्या देखिएगा? ऑफिशियल स्टांस सरकार का पॉपुलेशन पे है कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करना है आपको। ओके, तो ये जो है टोटल ऑफिशियल स्टांस होता है, उसको जरूर दिमाग में रखिएगा व्हाइल सॉल्विंग एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। And it prescribes a transparent procedure to record and issue titles to pre-existing rights that the act recognized and vested on the forest dwellers. So ये क्या कर रहा है? ये प्रिस्क्राइब कर रहा है ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर कि किस तरीके से टाइटल्स हो सकता है। तो ये टाइटल्स क्या हैं? दीज आर हेरिडिटरी टाइटल्स, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर। सो दीज आर व्हाट टाइटल्स जो आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में मिलते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल हेरिडिटरी एक्ट्स। तो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कर सकते हो। इट कैन बी ओनली बी इनहेरिटेड, मतलब जीते जी, जिसे हमने वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स में पढ़ा था, याद है ऊपर? वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स कैन ओनली बी इनहेरिटेड, इट कैन नॉट बी गिफ्टेड और इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड while द पर्सन इज अलाइव। ओके, while द पर्सन इज अलाइव इट कैन नॉट बी। ठीक है, तो उसी तरीके से एफआरए में भी जो टाइटल राइट्स है, मैक्सिमम कितना मिलता है? मैक्सिमम जो है वो कितना मिलता है? इसमें कोई बता सकता है एफआरए में कितना लैंड जो है आपके नाम किया जाता है? फ्योर ट्राइबल, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर की जमीन जो है ये आपके नाम पे कर दी जाती है, अगर आप उसको ट्रेडिशनली, अगर आप उसको ट्रेडिशनली कल्टीवेट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट OTFW, अदर, ओके, जो आपके होते हैं अदर देन ट्राइबल्स, जो रह रहे हैं वहां पर, तो उनके बारे में बता सकते हैं? तो उनका क्या कट ऑफ ईयर है, कितने साल पहले से रहना होगा उनको, दिखाना होगा। सो 2005 से गिनती करें तो 75 ईयर्स जो है उनको पुराना ट्रेसिंग दिखाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग रह रहे हैं। तो उनका नाम क्या है? उनको सांथाल्स क्या कहते थे? दिकूज। जो ओके, जो बाद में आए थे बेसिकली, हाँ, जो बाद में आए थे और बेसिकली जब वहां पर रहने लगे, दे वेर कैंप फॉलोअर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, दे वेर मनी लेंडर्स, दे वेर पीपल हु केम फॉर लुकिंग फॉर लैंड कल्टीवेशन। सो वो जो है आपका इसमें आ जाता है। आई डोंट थिंक दैट वी आर मिसिंग समथिंग। कोई भी नेशनल लेजिस्लेशन ऐसा है जो हमने डिस्कस नहीं किया है? अगर ऐसा होगा तो मेरे को बता देना, 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे, लेकिन आई आई बिलीव कि हमने सब चीज कर ली है। ऑल राइट, सो नाउ ये जो राइट्स है एफआरए के अंदर, दीज आर इंडिविजुअल फॉर होमस्टेड एंड कल्टीवेशन एंड कैन ओनली बी इनहेरिटेड, नॉट ट्रांसफर्ड। ओके, द हैबिटेशन लेवल ग्राम सभा एंड नॉट द ग्राम पंचायत लेवल ग्राम सभा इज द प्राइमरी अथॉरिटी। सो ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर वो रह रहे हैं वो वाली ग्राम सभा, ट्राइबल्स, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स जनरली गांव से हट के रहते हैं। द ट्राइब्स दे बेसिकली लिव फार अवे इन द इंटीरियर्स। तो इसीलिए जहां पर रह रहे हैं वहां पर एक ग्राम सभा बनाना है, नॉट द ग्राम पंचायत लेवल ग्राम सभा, जो ओके, ताकि इससे जो है पीजेंट्स का कंट्रोल ट्राइबल्स के ऊपर से हट सके, बिकॉज ट्राइबल्स जो हैं दे हैव बीन इन कंट्रोल ऑफ द पीजेंट्स, ऑल राइट, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो हैबिटेशन लेवल ग्राम सभा, ये वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है? इट्स अ PYQ। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स पे। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा 2023 में। so there was this question. So a community forest resource in FRA means the customary common forest land within the traditional and customary boundaries of the village और seasonal use of landscape in the case of pastoral committees। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स में पेस्टोरल कम्युनिटीज लाइक भूटियाज, लाइक बकरवाल्स, ओके, ऑल दीज पीपल्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो बुग्याल्स में, ओके, यू नो दोज बुग्याल्स एरिया, देन एरियाज ऑफ माउंटेनस पैस्चर्स, दोज विल आल्सो बी इंक्लूडेड। सो कहीं कोई भी कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड है जहां पर ट्रेडिशनल बाउंड्री है या कस्टमरी बाउंड्री है। कस्टमरी या ट्रेडिशनल बाउंड्री का मतलब क्या है? किसी भी ट्राइबल के पास आप गए तो वो बता रहा है आपको कि 1800 में मेरे जो एंसेस्टर थे यहाँ तक पानी लेते थे, यहाँ से पानी लेते थे, वहां से पानी उठाते थे, यहाँ तक आते थे, यहाँ पर हंट करते थे, तो वो कस्टमरी बाउंड्री हो गया। दोज विल बिकम व्हाट? दोज विल बिकम योर कस्टमरी बाउंड्री।
इसमें जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स में क्या क्या होता है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनडीमार्केटेड फॉरेस्ट, ओके, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सो इसमें से ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वर्सेस रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इसमें से ज्यादा किसके पास पावर है, which is more powerful? The reserved forest is more protected, okay, compared to the protected forest, because reserved forest literally belongs to the government। सरकार का है ये, तो सरकार का प्रॉपर्टी है, तो उस पे आप जाके जो है काम नहीं कर सकते। हेविली रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर और नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व के अंदर आप कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है देख सकते हो। एफआरए जो है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इट रिक्वायर्स द ग्राम सभा टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व और मैनेज इट्स कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। टू दिस एंड द राइट होल्डर्स, द ग्राम सभा एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस आर एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए ओनस जो है वो ग्राम सभा के ऊपर डाल दिया गया। किसके ऊपर? ग्राम सभा के ऊपर डाल दिया गया कि आप जो है प्रोटेक्ट करोगे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को इन द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। और दे कैन इंश्योर दैट देयर हैबिटेट इज प्रिजर्व्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस, रिप्लेसिंग द लीगली इन्फोर्सेबल डायरेक्टिव्स। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, इट रिक्वायर्स दैट एवरी हैबिटेशन हैज अ सीएफआर। ओके, एवरी हैबिटेशन के पास क्या होना चाहिए? एक सीएफआर होना चाहिए। इफ नॉट, सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑफ एफआरए लेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ इट्स एब्सेंस। मतलब हर एरिया में, हर एरिया में विच इंक्लूड्स रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, एनीथिंग, वहां पर आपका सीएफआर होना ही होना चाहिए। नाउ अगर नहीं है सीएफआर, अगर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स नहीं है विद द ट्रेडिशनल डिमार्केटेड बाउंड्रीज, सो उस समय क्या होगा? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, लेड सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑफ द एफआरए, विच इज लेड बाय द, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी कौन लीड करता है? यहां से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है एफआरए का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है एफआरए का, इट इज लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके। सो उसका जो सेक्रेटरी है, it is his to record the absence for its sorry, he is to record the reason for its absence। क्यों नहीं है? CFR is why is not present in this particular tiger reserve or this particular forest। हो सकता है उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि कोई नेचुरल ट्राइबल पॉपुलेशन वहां नहीं हो, ऐसा हो सकता है। दैट इफ देर इज नो नेचुरल ट्राइबल पॉपुलेशन, सो देर इज नो कम्युनिटी। तो वो जो पूरा एरिया है, ओके, वो जो पूरा एरिया है, तो उसमें सीएफआर की जरूरत नहीं होगी। ग्राम सभा जो है आर टू कंस्टिट्यूट द कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स कमिटी। सो सीएफआर जो है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसके मैनेजमेंट की कमिटी को कौन बनाएगा? ग्राम सभा बनाएगा। हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। तो व्हाट आर बायोफ्यूल्स? द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डिफाइंस बायोफ्यूल्स एज लिक्विड फ्यूल्स derived फ्रॉम बायोमास एंड यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। सो एक चीज बताइए, इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी का क्या इंडिया फुल मेंबर है? इंटरनेशनल एजेंसी का क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट इंडिया मेंबर? इंडिया इज एंगेजिंग विथ, बिकॉज ओईसीडी जो है, पहले आपको उसका मेंबर बनना होगा, उसके बाद आप आईईए का बन सकते हो। सो दिस वाज फाउंडेड इन 1973 ड्यू टू द ऑयल क्राइसिस, ड्यू टू द ऑयल क्राइसिस, ओके। आर बायोफ्यूल्स एन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल? सो एक्सपर्ट्स जो हैं वो बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोफ्यूल्स एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। देयर आर मल्टीपल जनरेशंस of materials which are used in the biofuels। For example, sugarcane, is it a sustainable biofuel? अगर मैं शुगर केन से बनाऊं तो क्या, it's not a sustainable biofuel, okay। it's water intensive, water table go बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे देगा आपका, and it is water intensive, उसकी वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे चली जाएगी आपकी। और यहाँ पर जो है सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, इवन थर्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, जहां एल्जी, उससे हम स्पेसिफिकली ग्रोन एल्जी और सीवीड से हम लोग बायोफ्यूल बना रहे हैं। सो इनिशियली जो था,
आपके बायोफ्यूल्स, इट वाज मेड फ्रॉम डायरेक्ट फूड क्रॉप्स, एडिबल फूड क्रॉप्स, ठीक है। सो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, दिस इज दैट वाज नॉट ए सस्टेनेबल बायोफ्यूल। ओके, most biofuel today are blended with petrol or diesel. For instance, India blends about 10% of biofuels and has plans to double it. मतलब हम जो है E20, याद होगा आपको, हमने डिस्क्राइब किया था E20। E20 फ्यूल जो है जिसमें 20% एथेनॉल जो है हम लोग डाल के बनाएंगे, ठीक है। यस। और कैन यू टेल मी व्हाट वाज द EC20, EC 2025 रादर, हमने बात की थी ना। it was related to something related to, was it related to some disease? WHO का था ई 2025, मलेरिया से रिलेटेड था। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मेरे को क्यों लग रहा है कि आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, कि इतने अच्छे तरीके से अगर आपको याद है हर चीज, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कैन यू गिव मी वन गुड रीजन? सो स्टॉप डूम पिलिंग एंड से दैट आई एम गेटिंग सेलेक्टेड। जस्ट मेक श्योर दैट आज कल परसों थोड़ा सा आप नंबर सिस्टम और वर्क टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें क्वेश्चन बना लो। और एंड नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू। ओके, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू। बस एक चीज याद रखना, दैट देयर विल बी सरप्राइजेस। हो सकता है कि पूरा सब्जेक्ट वाइट वॉश हो जाए, एंड इट इज टोटली फाइन। अगर आप पूरा पूरा सब्जेक्ट वाइट वॉश हो जाए तो चलेगा, दूसरे में हम खेलेंगे, है ना। कोई होता है ना कभी कभार, हैव यू सीन दो स्कोर कार्ड्स जहां पर एक बॉलर बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, जैसे 4 ओवर में 4 रन दिए, 2 विकेट लिया, लेकिन सारे अदर बॉलर पिटते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? जस्ट प्ले द गुड बॉलर, उसको थोड़ा सा एंड्योर कर लो। एक क्वेश्चन बन जाए 10 में से, 2 क्वेश्चन बन जाए 10 में से, चलेगा। लेकिन बाकी सारे जितने भी बॉलर्स आए हैं उनको हम पीट पीट के वापस भेजेंगे। सो दैट कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी। कि आप जो है मान लिया कि चलिए एंशियंट हिस्ट्री बहुत टफ आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग ज्योग्राफी में खेलेंगे, इन्वायरमेंट में खेलेंगे, इकोनॉमिक्स में खेलेंगे, पॉलिटी में खेलेंगे, करंट अफेयर्स में खेलेंगे, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट हमने बात की थी, पेरिस एग्रीमेंट से आता है। द कंट्रीज हैव लेड आउट देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ये जो इंक्रीज है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। इंक्रीज करना एनडीसी, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी। टेबलिंग द एनडीसी इज ऑब्लिगेटरी। tabling an NDC is obligatory, but not increasing or achieving, ठीक है। इंक्रीजिंग और अचीविंग इज नॉट मैंडेटरी, बट टेबलिंग इट इज। आपको बताना पड़ेगा क्या सोच रहे हैं आप अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, सो यूएन मैरिटाइम कोड जो है एक स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का बात सुनेगा, और ये जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, तो ये आपका यूएन क्लॉज से बना है। सो एक और बात समझिएगा, एनी एग्रीमेंट हैपेंस और एनी काइंड ऑफ दिस एग्रीमेंट हैपेंस, तो उससे क्या होता है? जनरली ट्राइब्यूनल उससे निकलता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है तो उसके साथ ट्राइब्यूनल निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बता सकता है? तो कैन आई से दैट माराकेश अग्रीमेंट से WTO का डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल बना था। माराकेश एग्रीमेंट से 1994 में WTO का डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल बना था, है ना। सो उसी तरीके से आप देखोगे तो यूएन क्लॉज से भी आपका ट्राइब्यूनल, दो चीजें हुई थी। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है ISA, किंगस्टन जमैका वाला, जो कि देता है आपको। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है आपका ये WTO वाला। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है विच कैन हेल्प अस इन द नेक्स्ट 2 days, इज दैट 2021 में दे हैड आस्क्ड अबाउट ISA, and in 2022 they had asked about nautical miles, कितना nautical miles पे इंटरनेशनल सी बेड होता है, सॉरी कितना nautical miles पे टेरिटोरियल लिमिट्स होता है, ESA होता है। सो वर दीज टू क्वेश्चंस एग्जैक्टली सिमिलर? किसी सेम बंदे ने बनाया है? ऐसा ऐसा हो सकता है पॉसिबल? सो देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सेम पर्सन हैज मेड दिस। तो ये हमें क्या कहता है? ये हमें ये बताता है दैट अगर हमारे पास समय है नेक्स्ट 2 days में, सो 2023 के सारे थीम्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ओके, 2023 के सारे थीम्स जो है आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, स्पेशली इन द स्फीयर ऑफ साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी।
इवन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में कच्छप घात पूछा 2001 2021 में, एंड देन इन 2022 दे हैड आस्क्ड अबाउट नानूका। इन 2022 दे हैड आस्क्ड अबाउट नानूका। सो अगर समय है तो बिल्कुल हम लोग इसको करेंगे। ऑलराइट, एल नीनो और फूड सिक्योरिटी। सो एल नीनो से क्या होता है, ड्रॉट्स आते हैं। एल नीनो कंडीशन की वजह से इंडिया में क्या आता है, ड्रॉट्स आता है, फेमाइन जैसा कंडीशन बनता है। ओके, सो एग्रीकल्चर जो है दो टाइप ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। वन इज द ग्रीन वाटर which is rain fed soil moisture tapped by food and cash crops eventually transpiring into the atmosphere. Then the second is the blue water, जो कि रिवर्स, लेक्स, रिजर्वॉयर, ग्राउंड वाटर में होता है, जिससे इरिगेशन होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ग्रीन वाटर इज बेसिकली रेन फेड क्रॉप्स एंड ब्लू वाटर इज बेसिकली इरिगेटेड क्रॉप्स। सो रेन फेड क्रॉप्स में क्या क्या आएगा, मिलेट पल्सेस आएगा, मिलेट पल्सेस विल बी द आंसर। और इरिगेटेड क्रॉप्स में क्या आएगा, पैडी, पैडी क्रॉप्स, है कि नहीं। ऑलराइट, एल नीनो एंड अदर क्लाइमेट फेनोमेना अफेक्ट्स रेन फेड एग्रीकल्चर। तो रेन फेड तो ग्रीन वाटर एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है, जनरली ब्लू वाटर को भी करता है। हाउ, ब्लू वाटर को करेगा, रिजर्वॉयर में आपका पानी कम कर देगा, रिजर्वॉयर में आपका पानी कम कर देगा, तो उसके ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाएगा। सो उसके वजह से होता है। लेकिन बिगर इम्पैक्ट किस पे होता है, ब्लू वाटर पे होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, लेकिन बिगर इम्पैक्ट इज ऑन द रेन फेड क्रॉप्स। ठीक है, ऑलराइट। इन खरीफ सीजन राइस पैडी अंडर इरिगेशन यूजेस ग्रीन वाटर एटलीस्ट 35%। मतलब राइस जो है अगर 100 ml यूज कर रहा है तो उसमें से फिर भी 35 ml उसको बारिश से चाहिए। इट कैन गेट द 65 ml फ्रॉम द, for every 100 ml it can get the 65 ml from the reservoir or the pump, लेकिन 35 ml बारिश पर डिपेंडेंट है। so that can also be a problematic thing। El Nino or northeast monsoon, so at the end of southwest monsoon the blue water stock in a reservoir will partially determine the fate of the रबी crop। बिकॉज देखिए रबी के सीजन में तो रेन बहुत कम होता है थोड़ा बहुत, तो वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होता है, विच एक्चुअली हेल्प्स द रबी क्रॉप्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये चीज आपको समझ में आई। रेन जो थोड़ा बहुत होता है वो होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, WD इज वेस्टर्न डिस्टरबेंस, उसके वजह से। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो भी होता है, सो वो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ओके, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है। रबी में क्या होता है, रबी में रेन कम होता है तो ज्यादा हमें ब्लू वाटर डिपेंडेंस होता है उस समय। वाई, बिकॉज ग्रीन वाटर का डिपेंडेंस कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रीन वाटर तो होता ही नहीं है, क्योंकि बारिश होती ही नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ड्रिजल होता है, इसीलिए रबी की क्रॉप आपने देखा पंजाब इन जनरल जब भी बॉलीवुड में दिखाया गया है तो लहलहाते हुए खेत किस चीज के, लहलहाते हुए खेत राइस के नहीं, वीट के, है ना, गेहूं के खेत। ओके, व्हाट अबाउट सनफ्लावर, सनफ्लावर इज इट ए खरीफ क्रॉप और ए रबी क्रॉप, सनफ्लावर, सनफ्लावर या मस्टर्ड जो कहेंगे जिसको, सो इज इट ए खरीफ क्रॉप और ए रबी क्रॉप, इट्स अ रबी क्रॉप। तो रबी में क्या क्या आता है, वीट, मस्टर्ड, लिनसीड। लिनसीड क्या होता है, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, इसको हिंदी में कुछ और कहते हैं। लिनसीड को, लिनसीड को हिंदी में जो है हम लोग कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। लिनसीड को आप कुछ बोलते हैं, अलसी, अलसी, अलसी खाए, अलसी, अलसी खाता खाए है ना आप, है ना, तो वो अलसी होता है लिनसीड। ओके, लिनसीड इज व्हाट, लिनसीड इज योर अलसी, इट्स ऑल्सो अ रबी क्रॉप। ठीक है, सो ये वीट, मस्टर्ड, लिनसीड, तो पंजाब को कैसा दिखाया जाता है, पंजाब को लहलहाते हुए खेत, तो किस चीज के लहलहाते खेत हैं, पैडी के हैं क्या, कि वीट और मस्टर्ड के होते हैं। शाहरुख खान रोमांस किधर करता है,
शाहरुख खान पैडी के फील्ड में करता है क्या, वेटलैंड में रोमांस करता है, या मस्टर्ड के, सरसों के खेत में करता है? सरसों के खेत में रोमांस करता है ना, कहाँ पर, आपके करण जौहर के मूवी में। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस हेल्प करता है, वहां पर आपका फिर ये कश्मीर वगैरह में, हिमाचल में आपका बर्फबारी कराता है। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन वाटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून इन साउथ ईस्ट इंडिया। सो यहां देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून किधर बारिश करा रहा है, तमिलनाडु में। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु में, साउथ वेस्ट में बारिश करा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में साउथ वेस्ट करा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में साउथ वेस्ट मानसून बारिश करा रहा है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज वगैरह में आपका साउथ वेस्ट मानसून करा रहा है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हेल्पिंग ईच अदर, है ना, सर्व रीजन संभव। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी कॉलोनियल फॉरेस्ट प्रैक्टिस। ओके, हम लोग जो है कॉलोनियल फॉरेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। सो कॉलोनियल फॉरेस्ट प्रैक्टिस में इससे क्या हुआ है, चेंजेस आया है। सो 1865 फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू सबसे पहले जो है ब्रिटिशर्स ने अपने जो एरियाज है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, फॉरेस्ट को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ओके, और थ्रू द फॉरेस्ट एक्ट दे स्टार्टेड प्लांटिंग हाई यील्डिंग टिम्बर्स, जैसे टीक, साल एंड देवदार, एंड दिस बिकेम स्टेट प्रॉपर्टी। दिस बिकेम व्हाट? दिस बिकेम स्टेट प्रॉपर्टी। सो टीक जो है, इट इज इट डेसिडुअस और एवरग्रीन? इट्स अ डेसिडुअस ट्री। व्हाट अबाउट साल? साल इज डेसिडुअस, और ये, तो साल इज ऑल्सो अ डेसिडुअस। और व्हाट अबाउट देवदार? देवदार का वृक्ष कहते हैं ना, सो देवदार इज डेसिडुअस, और व्हाट इज देवदार? डेसिडुअस ट्री, और ये तो इट्स अ एवरग्रीन। ओके, इट्स अ इट्स अ एवरग्रीन ट्री। ओके, देवदार का जो वृक्ष है वो कैसा है? इट्स एन एवरग्रीन ट्री, इसको याद रखिएगा। तो ये टिम्बर को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एक बंदा था, उसका नाम क्या था? डीट्रिक ब्रांडिस। क्या नाम था? डीट्रिक ब्रांडिस वाज हिज नेम। ओके, एंड कैटल ग्रेजिंग भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। दे स्टार्टेड प्लांटिंग टीक which was adapted to India's hot and humid climate, and it was a source of durable and attractive timber. और ग्रासलैंड्स जो है उसको क्या किया गया? टीक से ढक दिया गया। जितने भी ग्रासलैंड्स थे, ग्रासलैंड्स आपको पता है ना, वहां पर चेक होता है फॉरेस्ट का ग्रोथ। 2021 में क्वेश्चन आया था। यस, सो यूकेलिप्टस एंड अदर एक्सोटिक ट्रीज विच हैडंट इन्वॉल्वड इन इंडिया। सो ये प्लीज रिमेंबर, यूकेलिप्टस जो है इंडिया का नेटिव नहीं है, पानी बहुत खींचता है, इट्स अ वाटर गजलर। तो ये जो है इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1790 में। ब्रिटिश फॉरेस्टर्स प्लांटेड पाइन्स फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इन एक्सटेंसिव प्लांटेशन इन द हिमालयन रीजन एज अ सोर्स ऑफ रेजिन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पाइन से क्या निकालना है इनको, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में रेजिन निकालना है। ओके, सो पाइन्स के साथ और क्या रहता है? चीर जाता है, चीर। डस चीर, चीर गोज, चीर, चीर ट्री, चीर ट्री, पाइन ट्री। ओके, यस, यस, चीर, पाइन, स्प्रूस, है ना, हिमालयस में मिलता है। ठीक है, हिमालय में मिलता है। ओके, सो व्हाट अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट? बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट में मिलेगा आपको, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेगा। इसके बाद वॉटल, अकेशिया जिसको कहते हैं, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1861 एंड इट वाज प्लांटेड इन नीलगिरीज। वॉटल सिंस देन हैज बिकम इन्वेजिव एंड टेकन ओवर मच ऑफ द रीजन्स माउंटेनस ग्रासलैंड। ओके, कहां पर? माउंटेनस ग्रासलैंड में आ गया। ठीक है, ओके। Similarly, pine has spread to much of the Himalayas and displaced the native oak. So pine ने क्या किया है? ओके, और टीक ने किसको डिस्प्लेस किया है? साल को। ओके, विच इज ए नेटिव हार्डवुड इन सेंट्रल इंडिया। बोथ ओक एंड साल आर वैल्यूड फॉर फ्यूल। सो दोनों जो है फ्यूल, फॉडर, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, ऑयल के लिए जाने जाते हैं। सो ओक and sal, they were the native trees, and they were replaced by what? So they were replaced by pine and teak.
और ये बर्मा में भी बहुत ज्यादा इन्होंने लगाया है, म्यांमार में जो है टीक बहुत क्वांटिटी में लगाया। Okay. India has pledged to restore about 21 million hectare under the Bonn challenge. तो बॉन चैलेंज किससे रिलेटेड है? एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। ओके, द बॉन चैलेंज इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू एफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये क्या है? 150 मिलियन जो है, 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप को जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसको बढ़ा के 350 मिलियन कर दिया गया है। अब मतलब 350 मिलियन डिग्रेडेड एरिया को जो है वापस से चेंज कर दिया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईयूसीएन जो है, उसने क्या कहा है कि ऑलरेडी 10 मिलियन हम रिस्टोर कर रहे हैं। Forest Rights Act empowered village assemblies to manage forest areas which had once been in traditional use। तो ये तो सभी को पता है आपको। In the Kutch grassland of Western India, communities were able to restore grassland by removing the invasive Gando bawal, okay, or the mad tree, which was introduced by British foresters in the late 19th century। So ये जो है आपका, this particular tree became invasive in the Kutch grasslands। यहीं पर जो है आपका बन्नी ग्रासलैंड्स भी है आसपास, याद है, जहां पर आपके चीता को रखते हैं, चीता को रखना था। ओके, यस, करेक्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ओके, हीट इंडेक्स क्या है? इट इज नोन एज एन अपेरेंट टेम्परेचर। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ द टेम्परेचर फील्स टू ह्यूमंस। ह्यूमंस को कैसा लगता है टेम्परेचर को? देखिए, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग लगता है। जैसे 42 कैन फील लाइक 49, 36 कैन फील लाइक 45, 34 कैन फील लाइक 28, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस द हीट इंडेक्स अलोंग विथ एयर टेम्परेचर। सो यहां पर जो है हीट इंडेक्स में दोनों रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर जो है वो हम ऐड करते हैं। Why is it important to measure heat index? So hot air जो है they can hold more moisture than cold air। Now this is very important। hot air में जो है ज्यादा moisture आता है आपका the compared to cold air। Therefore when temperature rises the air's capacity to hold moisture also increases। तो please remember, जैसे temperature बढ़ेगा तो air capacity भी बढ़ेगा, तो इसीलिए hot and humid बोलते हैं। कभी सुना है cold and humid? cold and dry, hot and humid। We always say hot and humid, we never say cold and humid, we always say cold and dry। Humidity is typically higher during the heat waves। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये हीट वेव्स के समय ज्यादा होता है। एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे सपोज 38 है तो इट कैन फील लाइक 45 टू ह्यूमन बींग्स इफ कपल्ड विथ ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी कैन लीड टू हीट स्ट्रेस। और ह्यूमन बींग्स का कोर टेम्परेचर कितना होता है? 36 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड व्हेन द बॉडी इज अनेबल टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट द हार्ट रेट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग जो है दे कैन गो इनटू कार्डियक अरेस्ट, दे कैन डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं इकोसाइड। सो इकोसाइड इज बेसिकली इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस व्हिच इज इक्वेटेड विद जेनोसाइड। और ये जो है यूएस मिलिट्री के समय जिन्होंने नपाम यूज किया था, क्या यूज किया था? एजेंट ऑरेंज या नपैल्म आपने सुना होगा, वो यूज किया था किस पे? वो बहुत सारे फॉरेस्ट पे, बिकॉज द वियट कॉन्ग्स, जो वियतनाम के गुरिल्लास थे, द वियट कॉन्ग्स यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड देन अटैक द अमेरिकन। सो उन्होंने क्या किया कि मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट पे जो है एजेंट ऑरेंज ऑरेंज छिड़क दिया, जिसके वजह से मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इज परमानेंटली डैमेज्ड। एट प्रेजेंट द रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी डील्स विद 4 एट्रोसिटीज। इंडिया मेंबर नहीं है, प्लीज रिमेंबर। इसमें से एक जेनोसाइड होता है, एक होता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक होता है वॉर क्राइम, एंड एक होता है क्राइम ऑफ अग्रेशन। तो इसमें से पुतिन ने क्या किया था, क्या बोल रहे हैं आईसीसी वाले? क्राइम ऑफ अग्रेशन, यूक्रेन के अगेंस्ट विदाउट एनी रीजन वॉर स्टार्ट करना, वॉर क्राइम्स बाय द रशियन ट्रूप्स, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज वेल एज जेनोसाइड। सो पुतिन को जो है ये लायबल बना रहे हैं चारों में। लेकिन व्हेन वी कॉल इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एज इकोसाइड, तो सिर्फ एक ही प्रोविजन है विच कैन डू, दैट इज जेनोसाइड। तो ये जो है आपका
जेनोसाइड जो है उसी से आप प्रोविजन से देख सकते हो। और इकोसाइड को क्राइम बनाया गया है 11 कंट्रीज में विथ 27 अदर नेशंस ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग लॉज। इंडिया जो है अभी उस फेज में नहीं आया है दैट इट इज ओके गोइंग टू मेक लॉ फॉर इकोसाइड। ग्रेट हॉर्नबिल्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर के लिए, एनिमल बिहेवियर के लिए। सो इट्स एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव हुआ था जो वजाचल फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वहां पर कादार ट्राइब्स, तो ये याद रखिएगा कादार ट्राइब्स जो है इट इज रिलेटेड टू दी ग्रेट हॉर्नबिल्स। हमने क्या क्या बात की थी, अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुथुवन, मुथुवन नीलगिरी तार, मुथुवन विल बी नीलगिरी तार। एशियाटिक एलिफेंट किससे होगा, एशियाटिक एलिफेंट जिनके जिनको ऑस्कर मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए, कट्टू नयकन। उसके बाद व्हाट अबाउट खराई कैमल्स, द खराई कैमल्स, द ओके। सो व्हाट अबाउट राबरी ट्राइब, व्हाट अबाउट द रबारी ट्राइब और द राबरी ट्राइब? इफ द मालधारीज आर द खराई कैमल, so what about the राबरी ट्राइब? गिर फॉरेस्ट में मालधारी रहते हैं और खराई कैमल्स के साथ रबारी रहते हैं, है ना, उल्टा हो गया। रबारी विल बी, है ना, रबारी विल बी खराई कैमल्स एंड मालधारी विल बी योर दिस वन, क्या नाम है इसका, गिर लायंस, एशियाटिक लायंस, है ना। और कोई है क्या, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज रिमेंबर? आई थिंक दिस इज फाइन। तो इसमें एक ऐड कर लीजिएगा कदर ट्राइब, कदार ट्राइब ऑफ द नीलगिरीज, they will be in the great hornbills, okay, they will be with what, great hornbills. The unique low elevation riparian forest in the Athirapalli Vazachal area is the only location जहां पर 4 South Indian species of hornbills are found: the great hornbills, the Malabar grey hornbills, the Malabar pied hornbills and the Indian grey hornbills, okay। so ये जो 4 hornbills हैं ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। और कोई हॉर्नबिल का नाम याद है आपको? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल याद है? वो आपको उधर भी मिलता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल। एंड नारकोंडम हॉर्नबिल याद है? नारकोंडम हॉर्नबिल किसने खोजा था, नारकोंडम हॉर्नबिल को किसने खोजा था? नारकोंडम हॉर्नबिल को एओ ह्यूम ने खोजा था। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छी बात है कि आपको याद है। अच्छा, इसके साथ आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू एक रिविजन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, क्या कहते हैं आप, जो एनसीईआरटी बेस्ड है ना। सो आई थिंक दैट विल बी फाइन। एओ ह्यूम वगैरह जो है थोड़ा बहुत याद आ जाएगा आपको, स्पेशली आफ्टर पोस्ट कांग्रेस, दैट विल बी फाइन, ठीक है, कर लेंगे। According to International Union for Conservation of Nature Red List, the great hornbill is in the vulnerable category, while the Malabar pied hornbill is near threatened. अब हॉर्नबिल का बिहेवियर देखिए, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ नेस्ट लाइक अदर बर्ड्स, ग्रेट हॉर्नबिल लुक फॉर रेडीमेड ट्री कैविटी। सो ये जो ग्रेट हॉर्नबिल्स हैं आपके, ये रेडीमेड ट्री कैविटीज में रहते हैं। फाइंडिंग वन लार्ज इनफ टू अकोमोडेट एन अडल्ट फीमेल विच इज अबाउट द साइज ऑफ अ पीकॉक विदाउट इट्स ट्रेन and a chick or two isn't easy, my friends. Okay, so ये it is like just like you know a person moving to Bangalore, उसको घर नहीं मिलता, उसी तरीके से हॉर्नबिल्स को जो है कैविटीज खोजनी होती है। ओके, फुल्ली फर्निश्ड कैविटी चाहिए। सो वो खोजने में उनको दिक्कत होती है। दे डोंट बिल्ड नेस्ट, दे लिव इन कैविटी। यस, once they locate a suitable opening, the female hornbills then do something bizarre. They enter the hole aided by their mates, seal the entrance using their drop rings until only a slit is left enough, which their mates feed them. So अंदर में जो है, जैसे ट्री जो है आपका, वहां पर कैविटी जो है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा ओपनिंग होता है, तो वहीं से खाना खिलाया जाता है। ओके, ऑलराइट। In the Annamalai Tiger Reserve, great hornbills have using 5 nesting holes. They don't rear their young only in the forest. They also settle for cavities in large tree in the coffee plantation area. Coffee plantation area में भी आपको cavities में दिख जाएंगे। अब बात करते हैं white rumped vulture के बारे में। So white rumped vulture is a critically endangered vulture in the Sigur Plateau in the Nilgiris, and it is the last southernmost viable breeding population for the vulture species in India.
सो ये जो व्हाइट रम्प्ड वल्चर है ये आपका डाइक्लोफेनाक से परेशान है, और NSAID दैट इज दी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो है उससे परेशान है। इसकी क्या खराब होती है, इसकी किडनीज खराब हो जाती है, किडनीज प्रोसेस नहीं करती है, स्कैवेंजिंग। ओके, स्कैवेंजिंग जो है ये करता है। तो अभी याद है हमने पढ़ा था वल्चर होटल्स के बारे में। वल्चर होटल्स में क्या होता है, वल्चर होटल्स में बेसिकली या वल्चर रेस्टोरेंट्स, उसमें बेसिकली खाना, ओके वो क्या करता है, खाना जो है टेकन फ्रॉम डिफरेंट ईटरीज, तो वहां से जो है इनका खाना दिया जाता है, जो बच जाता है खाना ईटरीज में तो वो कलेक्ट करके और फिर बेसिकली आपका वो दे दिया जाता है वल्चर्स को। ड्यू टू anthropogenic pressure, one of the three nesting site of the white-rumped vulture in the Mudumalai Tiger Reserve. Okay, मुडुमलई कहाँ पर है टाइगर रिजर्व? इट्स इन दी साउथ, ओके साउथ में, तमिलनाडु में। Have been abandoned by the vultures, while another prime nesting site at Jagadali Kadavu has been impacted by the check dams along the Sigurala River. ओके, यहाँ पर जो है बहुत सारे टर्मिनेलिया अर्जुना ट्री होते हैं विच हैव बीन होस्टिंग द वल्चर नेस्ट्स। तो ये जो टर्मिनेलिया अर्जुन ट्री है इसमें ये व्हाइट रम्प्ड वल्चर अपने नेस्ट बनाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेक डैम्स ये जो ट्रीज हैं दे हैव वैनिश्ड। और थ्री डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होते हैं इनके, कहाँ कहाँ पे, बांदीपुर में, नागरहोल में, वायानाड में और मुड्डूमलई में। ओके, तो इनका जो है थ्री डिस्टिंक्ट स्पीशीज आपको मिलता है इन सारे रीजन्स में। नागरहोले किधर है? नागरहोले बांदीपुर कहाँ है? दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटका, दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटका, वायानाड इज इन केरला एंड मुडुमलाई इज इन तमिलनाडु। तो वो जो इंटरसेक्शन नहीं है आपका प्लेटू के यहाँ पर, जहाँ ये केरला है, दिस इज योर तमिलनाडु एंड दिस इज योर ये, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो होता है आपका कावेरी रिवर बेसिन एंड द नीलगिरी हिल्स, वहां पर आपका ये तीनों व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स हमें मिलता है। वल्चर इज व्हाट? इट्स अ कॉलोनियल स्पीशीज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। ये जो है स्प्लिट करने लगता है स्मॉलर ग्रुप्स में, तो ये क्या है, कॉलोनियल स्पीशीज है, इसको याद रखिएगा। लेदर बैक टर्टल, सो लेदर बैक टर्टल जो है दे आर नॉर्मली सीन इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लेकिन हाल फिलहाल में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी देखे गए हैं, बट नॉर्मल हैबिटेशन इनका अंडमान है। दे डो नॉट हैव नेस्टिंग साइट्स, प्लीज रिमेंबर। जैसे ऑलिव रिडलीज का है ना ऋषि कुल्या में, याद आया? ऋषि कुल्या और किधर है उनका? एक ऋषि कुल्या में, दूसरा ओडिशा में ही है, क्या नाम है उसका? वन नेम इज गहिर माथा, वेरी गुड। ओके, सो जैसे ऑलिव रिडलीज का है आपका, ऑलिव रिडलीज आर फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, उस तरीके से लेदर बैक्स आर नॉट फाउंड, उनका कोई मास नेस्टिंग साइट नहीं है। इट्स द लार्जेस्ट सी टर्टल इन द वर्ल्ड and the species is listed as threatened in the IUCN Red List. Loss of nesting site इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है, and the turtles also face threat from fishing activities. High Seas Treaty जो है जून 19 2023 में UN adopted the marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction, that is the BBNJ treaty or the High Seas Treaty. This is the third agreement. Okay, UN clause ने जो अप्रूव किया, तो यूएन क्लॉज ने क्या क्या अप्रूव किया, ध्यान से देखिएगा। बीबीएनजे, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड द फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट। ओके, फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट, तो व्हाट इज द फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट? फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट जो है ये यूनाइटेड नेशंस के ही अंदर है, आपका यूएन क्लॉज के अंदर है। सो व्हाट व्हाट डज इट टेल्स यू? ओके, ये आपको क्या बताता है? जिससे फिश रिसोर्सेस को मैनेज करना, ओके फिश रिसोर्सेस को मैनेज करना आपको बताता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 1995 का है, दिस इज ए 1995 अग्रीमेंट, यस। तो क्या ये इंडिया इसका पार्ट है? इज इंडिया पार्ट ऑफ दिस? बिल्कुल, इंडिया जो है 2003 में इंडिया जो है इसमें आ गया था, 2003 में। नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू जापान, वो मीनामाटा है। दिस इज रिलेटेड टू इन जनरल फिश का स्टॉक्स जो है हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। कभी कभार होता है ना ओवर फिशिंग की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से और मास फिशिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो वही फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट जो है उसके लिए है, यूएन क्लॉज के अंदर है, याद रखिएगा। इंडिया इज ए पार्टी,
इंटरनेशनल सीवेज बेड अथॉरिटी इंडिया ने अभी रिसेंटली एक लाइसेंस भी लिया है उससे, डीप सी माइनिंग के लिए। When did the process start? So idea of protecting the marine environment emerged in 2002. By 2008, the need for implementing an agreement was recognized, which led to the UNGA resolution to form a preparatory committee to create the treaty. The committee recommended the holding of intergovernmental conferences and finally जो है आपका 2023 में BBNJ treaty आ गया था. What does the treaty have? So ये जो है critical issue जैसे कि over exploitation of marine biodiversity, sea surface temperature rise, मैंने बताया था इसके वजह से साइक्लोन बढ़ गए हैं because of the consistent 28, 29, 30 degree Celsius. Cyclone, tropical cyclone has intensified and the extra tropical cyclone have started. पहले जो है वो कम होते थे, बहुत रेयर होते थे, बहुत रेयर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन अब जो है वो फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत बढ़ चुकी है. The first step is to establish a marine protected area under the BBNJ. आप क्या करोगे? मरीन प्रोटेक्टेड एरिया टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, टू प्रोटेक्ट ओशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू अ 3/4 मेजॉरिटी वोट. वाई नॉट ए कंसेंसस? सो ये 3/4 मेजॉरिटी वोट इसलिए दिया गया है बीबीएनजे में, नॉट कंसेंसस, ताकि कोई ब्लॉक ना कर पाए, एक या दो पार्टी जो है किसी भी प्रोविजन को ब्लॉक ना कर पाए फॉर देयर ओन ग्रीड. There is also fair sharing of benefit from marine genetic resources. Okay? और यहां पर एक क्लियर हाउस मैकेनिज्म हमें बनाना है जिसके थ्रू हम जो है शेयर करेंगे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और मॉनेटरी बेनिफिट जो है उसका शेयरिंग होगा. थ्रू द मैकेनिज्म इंफॉर्मेशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स जो है सारे पार्टीज को मिलेंगी. लास्ट पिलर क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग और मरीन टेक्नोलॉजी उस पे. ओके, इसके साथ साथ डेटा गैप्स को फिल करना है ऑन मरीन रिसोर्सेज और कंट्री जो है उनको कॉपरेट कराना है. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, सो ये जो है 168 मेंबर से बना है, जमाइका किंगस्टन में इट इज लोकेटेड, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी है, इंडिया भी है. सबसे ज्यादा ये जो है क्या करता है? लाइसेंस देने का काम करता है. क्या करता है? लाइसेंस देने का काम करता है. और ये जो है लाइसेंस किसके लिए देता है? डीप सी माइनिंग के लिए. सबसे ज्यादा लाइसेंस कहाँ दिया इसने? पैसिफिक ओशन में, चिपर्टन में. याद है हमने बात किया था क्लैरियन क्लिपर्टन, नॉट चिपर्टन बट क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन. ओके, अब यहां पर क्या हुआ है? देयर हैज बीन अ चेंज नाउ. पहले क्या था? कंट्रीज खुद मांग सकती थी. नाउ कंट्रीज कैन स्पॉन्सर ए प्राइवेट कंपनी और अपने बिहाफ में किसी प्राइवेट कंपनी को दिलवा सकती है, और प्राइवेट कंपनी जो है उसको 20%, 30%, 40%, वट एवर एज द अग्रीड अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इट विल बी प्रोवाइडिंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स. तो ये जो है दिस हैज बीन अ चेंज. नाउ प्राइवेट कंपनीज को स्पॉन्सर कर सकती है कंट्रीज. तो रिसेंटली नाउरू करके एक कंट्री है, नाउरू करके कंट्री किधर है? नाउरू कंट्री करके कंट्री जो है आपका पैसिफिक ओशन में है, और वो जो है एक अमेरिकन कंपनी को, आई थिंक सॉरी कैनेडियन कंपनी को स्पॉन्सर कर रहा है. ओके, अब वो कैनेडियन कंपनी द मेटल्स कंपनी जो है नाउरू को रॉयल्टी देगी. Okay. Under the UN Convention on the Laws of the Sea, body is responsible both for protecting the seabed, okay, and overseeing any exploration or exploitation of resources. तो प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको क्या देना है? उसको लाइसेंस भी देना है अंडर सी माइनिंग के लिए, आईएसए को. ISA Council, the decision-making body, has previously given out permits for seabed, but with the passing of the July 9, 2023 deadline, any member state can now apply for a mining contract for a company it sponsors. तो नाउरू ले रहा है मेटल्स कंपनी के लिए. कहां पर? क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन में. और ये क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन जो है मेक्सिको और हवाई के बीच में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, अब जो है कोरल ब्लीचिंग के बारे में देखते हैं. सो कोरल्स आर वेरी वल्नरेबल, दे आर वेरी सेंसिटिव. जब उनका वाटर बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर सलाइन हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर एसिडिफाई हो जाता है, तो वो क्या होते हैं? दे स्टार्ट टू ब्लीच. और कोरल जो है वाइब्रेंट कलर जो है होता है उनमें. सो व्हाट गिव्स कोरल्स द वाइब्रेंट कलर? जो कोरल्स होते हैं उनको वाइब्रेंट कलर क्या कौन देता है?
You have any idea? It is the zooxanthellae algae. इट इज द zooxanthellae algae जो है, जो अंदर रहते हैं वो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। प्लीज रिमेंबर, जो zooxanthellae algae होता है वो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, एंड द पिगमेंट, ओके, द, हाँ, पॉलिप्स में रहते हैं और जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है इसीलिए होता है। नाउ व्हाई दे डू गो डिस्कलर, why they go discolor, why do they become discolored, why? Because they eject the algae। उसको बोलते हैं algae को कि देखो मेरा, अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, there is a lot of stress and I cannot protect you, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ओके तुम जो है मेरे अंदर से निकल जाओ। तो zooxanthellae जब इजेक्ट होता है सो उसका कलर खत्म हो जाता है। ओके, उसका क्या होता है, कलर खत्म हो जाता है। जैसे आपका टीनेंट निकल जाएगा ना, मान लो टीनेंट का जॉब चला गया, तो आपका टीनेंट क्या बोलेगा कि मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर खाली कर रहा हूँ। ओके, दिस अपीयरेंस बेस्ड डेफिनेशन इज वैल्यूएबल बिकॉज जस्ट बाय द कोरल्स पैलर आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देर इज अ मास ब्लीचिंग गोइंग ऑन। There is more to bleaching, however. Most corals are home to a type of algae called zooxanthelle, which gives the corals their colors. और उसके साथ एक symbiotic relationship होता है। Zooxanthellae provides amino acid and sugars and receive many minerals and carbon dioxide in return. When the ocean environment changes, if its temperature rises beyond a point, it becomes too acidic. So क्या यहाँ पर एसिडिक अगर हो जाएगा तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन लेवल ऑल्सो गोज डाउन एंड इट बिकम्स टू ब्राइट। सो उसके वजह से zooxanthellae जो है विच इज लिविंग विद इन द कोरल लीफ, दे स्टार्ट टू, ओके, गो। एंड ये जो है कोरल, जो है कोरल फेड्स अंटिल इट अपीयर्स टू हैव बीन ब्लीच। तो ब्लीचिंग क्या होता है, बोलते हैं ना पार्लर में जाके आप क्या करते हो, ब्लीच करा रहे हैं। तो ब्लीच क्या करते हो, अपने रंग को थोड़ा सा गोरा करा रहे हैं, साफ करा रहे हैं। तो ब्लीचिंग से समझ जाओ कि कोरल्स भी जो है व्हाइट कलर के दिखने लगेंगे द मोमेंट दे विल स्टार्ट टू लुक व्हाइट। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो है कोरल ब्लीचिंग हुई है, देयर हैव बीन प्रॉब्लम, zooxanthellae जो है चला गया है। और जो कोरल्स है इवेंचुअली डाई बिकॉज दे वोंट वेलकम दी एल्जी बैक। तो ये जो है एल्जी को वापस नहीं बुलाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, कोरल्स इवेंचुअली डाई। ओके, तो कभी कभार क्या होता है, देखिए ब्लीचिंग इज नॉट ऑलवेज डेथ नेल। एक बार जापान के इरीमोट मोट आइलैंड में जो है, जापान के इरीमोट आइलैंड में क्या हुआ था, वापस से जिंदा हो गए थे कोरल्स। वापस से जो है कोरल्स के अंदर वो आ गए थे, सरवाइव हो गए थे, वापस से उनको एल्जी को बुला लिया गया था। अब मिसलेनियस फैक्टॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें तेलंगाना जो है नंबर 1 स्टेट है इन डिफॉरेस्टेशन। चीतास जो है उनका सेकंड होम बन गया है। ओके, इंडिया में कहाँ, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। इट इज ऑलमोस्ट रेडी, वहां पर जो है चीता को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। ओडिशा जो है वहां पर मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में। ओके, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में। और यूनेस्को हेरिटेज कमेटी ने ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक हेरिटेज साइट है, इट हैज वार्न्ड दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम जो है वो सीरियस थ्रेट में है फ्रॉम पोल्यूशन एंड वार्मिंग ऑफ ओशन। मास ब्लीचिंग एक्टिविटी आपकी देखने को मिली है ग्रेट बैरियर रीफ में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। So the scheme envisages subsidizing rooftop solar installation for 1 crore households। तो 1 करोड़ घरों में जो है ये सोलर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, रूफटॉप इंस्टॉलेशन। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हु आर सर्टिफाइड एज अप्रूव्ड मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर लिस्ट, वो एलिजिबल होंगे फॉर द सब्सिडी। तो वही बाहर से कोई मैन्युफैक्चरर आएगा वो एलिजिबल नहीं होगा। पीएम कुसुम जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इट एम्स टू प्रोवाइड सोलर पंप सेट एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। For manufacturers to be eligible to provide components under this scheme, they have to be certified as genuine local manufacturer। तो पीएम कुसुम एंड पीएम एसजीएमबीवाई, तो ये एसजीएमबीवाई वाला जो है दोनों में लोकल मैन्युफैक्चरर्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को ही सब्सिडी दी जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स उसको रिलीज किया है, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो है स्वीडन हैज टॉप द लिस्ट एंड इट वाज फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड इन द टॉप 5। ठीक है, तो स्वीडन नंबर 1 पे था, बाद में डेनमार्क वगैरह था। WEF ने ये रिपोर्ट एक्सेंचर के साथ पब्लिश किया है।
सो याद रखिएगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में WEF जो है वो नंबर 1 है। सेंट्रल वाटर कमीशन का फ्लड वॉच आया है। फ्लड वॉच में क्या है, ये बेसिकली इट्स एन ऐप जो कि फॉरकास्ट कर सकता है चांसेस ऑफ फ्लड्स। कलर्ड सर्कल्स होगा आपका मैप पे, जहां पर ग्रीन सर्कल है वो नॉर्मल है, येलो थोड़ा सा अबव नॉर्मल है, ऑरेंज इज सिवियर एंड रेड इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम चांसेस ऑफ फ्लड्स। COP26 क्लाइमेट ग्लासगो में हमारे पास क्या हुआ था, नवंबर 2021 में इंडिया ने बोला कि हम नेट जीरो 2070 में अचीव करेंगे। MNRE ने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, कि इंडिया हैड इंस्टॉल्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ ओवर 180 गीगावाट्स बाय 2023 एंड इज एक्सपेक्टेड टू मीट इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। सो 180 गीगावाट्स रिन्यूएबल में सबसे ज्यादा क्या है, सोलार है। ओके 45% के करीब आपका सोलार है। वाई इज द वर्ल्ड अर्थ आर सेलिब्रेटेड, तो ये WWF का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और ये जो है इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट जहां पर 60 मिनट्स के लिए लाइट्स को बंद करने के लिए आपको बोला जाता है। जनरली जो है ये लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च उसमें जो है ये करवाया जाता है। एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है उसका नंबर्स बढ़ गया है। नॉर्थ ईस्ट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। और स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा है। एलिफेंट्स का पॉपुलेशन किस स्टेट में ज्यादा है, क्या वेस्ट बंगाल में ही है एलिफेंट का पॉपुलेशन? नहीं, इट्स इन कर्नाटका। ओके, एलिफेंट का पॉपुलेशन विल बी टॉप इन कर्नाटका। वेस्ट बंगाल में कॉरिडोर सबसे ज्यादा है। ओके आसाम के पास 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। अरुणाचल प्रदेश के पास 3 है, कामलांग, नामधापा और पाके। और मिजोरम के पास दाम्पा है। और क्या है इसके पास, फांगफुई नेशनल पार्क और द ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो असम गवर्नमेंट चाह रही है कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन है, उसको विड्रॉ करना। Okay, it wants to withdraw a 26-year-old notification related to the Pobitora Wildlife Sanctuary, but because they say कि it is unconstitutional. Why? Because such withdrawals cannot be done without the permission of the National Board of Wildlife (NBW). So ये जो National Board of Wildlife है किससे बना है, ये किससे किस किस एक्ट से बना है, WPA 1972। Who is the chairman? Who is the chairman? The chairman will be the Prime Minister. Besides, the Supreme Court also has passed an order against de-reservation of national parks. आप नहीं कर सकते, किसी भी नेशनल पार्क को आप डी रिजर्व नहीं कर सकते। 5 नए वेटलैंड जो है ऐड हुए हैं, कौन कौन से हैं, मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी फ्रॉम कर्नाटका, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, अभी हमने देखा है कराईवेट्टी के बारे में, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम तमिलनाडु। TN सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा साइट्स हैं, 16 साइट्स हैं। फर्स्ट एवर इंडिया का स्नो लेपर्ड काउंट है जिसमें 718 है, जिसमें लद्दाख में हाईएस्ट है और JNK में लोएस्ट है। आसाम के बिस्वनाथ घाट को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। आसाम के बिस्वनाथ घाट को क्या मिला है, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है 2023 के लिए। सो बिस्वनाथ घाट में आपको गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है, उसके साथ साथ बिग 5 फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ असम वहां पर आपको देखने मिलेगा, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो एंड द ईस्टर्न स्वार्म डियर। ओके, बिस्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है ये स्ट्रेच है ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, वहां पर आपको है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका, दामोखर रेंज ऑफ द BTR में लोकेटेड है। ठीक है, दामोकर रेंज आपको मिलेगा। देन एलिफेंट्स कम्युनिकेट करते हैं बाय जनरेटिंग साइज्मिक वेव्स। तो जब एलिफेंट चलता है तो धम 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 आवाज आती है ना, हैव यू सीन दैट? तो उसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। ऑलराइट, उसको जो है ओके उसको जो है साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। और यस करेक्ट, तो यहां पर जो है बाद में पता चला कि एलिफेंट जो है साइज्मिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशंस भी करते हैं। A new species of silver-line butterfly has been discovered in the Megamalai division. Okay, dusted Apollo, which is a extremely rare high-altitude butterfly. तो याद रखिएगा dusted Apollo जो है it has been photographed in Himachal Pradesh. Dusted Apollo जो है has been photographed in Himachal Pradesh.
इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है आपका किस लिए बना है? टू फाइंड ए लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2025। तो इसका काम क्या है? 2025 तक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी एक प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट एक बाइंडिंग ट्रीटी जो है वो बनाएगी। अंडर द यूएनईए रेजोल्यूशन 5/14 आईएनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2025 तक देना। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जो है, सम साइंटिस्ट्स हैव फ्लोटेड द आइडिया ऑफ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। कैसे करेंगे? बाय ब्लास्टिंग अ कूलेंट विच इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली ये उसी थॉट प्रोसेस पे, उसी फिलॉसफी पे जिसपे वोल्केनोस काम करता है। जैसे ही वोल्केनोस से निकला, वोल्केनोस से आपका सल्फर निकला तो अर्थ का टेम्परेचर क्या कूल हो गया। लेकिन दिस कैन बी अ पोल्यूटेंट विच कुड प्रूव इवन मोर डिस्ट्रक्टिव। कॉप 25 में सैंटियागो नेटवर्क जो है वो आया था। तो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि सैंटियागो नेटवर्क जो है वो किससे रिलेटेड है? सो इट वाज रिलेटेड टू द लॉस एंड डैमेज फंड। उसके बाद जो है कंट्रीज ने कुछ कमिट नहीं किया था, ठीक है, कंट्रीज ने कुछ कमिट नहीं किया था। सब्सिक्वेंटली एट कॉप 26 ग्लासगो डायलॉग हुआ था, ग्लासगो डायलॉग ऑन फाइनेंस फॉर एलएनडी हुआ था। और उसके बाद फाइनली कॉप 27 पे जो है यूएनएफ ट्रिपल सी के जो मेंबर्स हैं दे हैव अग्रीड टू सेट अप एन एलएनडी फंड। फाइनली कॉप 28 में उसका ऑपरेशनलाइजेशन हो गया था। यस, इट कैन लीड टू ओशन एसिडिफिकेशन। क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड जो है इसका शाई बिहेवियर होता है। हमने एक पढ़ा था, आपको याद होगा क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम टू मेट, मेटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे आर वेरी वेरी शाई क्रीचर्स। ओके, और ये असम के मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे, या छुपन छुपाई का गेम खेल रहे थे। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल कैनोपी फॉरेस्ट। यस, नीलगिरी मार्टेंस। तो नीलगिरी मार्टेंस जो है अराउंड 62% ऑफ द हैबिटेट ऑफ नीलगिरी मार्टेंस जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहता है। मार्टेंस बेसिकली एक स्मॉल कार्निवोर होते हैं जो वीजल और बैजर के फैमिली से होते हैं। और 1000 से कम लोग हैं यहाँ पर, 1000 से कम मार्टेंस एग्जिस्ट करते हैं। और इट इज नोन टू इनहेबिटेड 5 क्लस्टर्स इन दी साउथ सदर्न वेस्टर्न घाट्स, जिसमें ब्रह्मगिरी, नीलगिरीज, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स और अगस्त्य मलाई। तो ये जो है आपका ब्रह्मगिरी, नीलगिरीज, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स और अगस्त्य मलाई जो है, ये 5 हैबिटेट क्लस्टर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। सो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है एक बेसिकली रिबन डांस कर रहा था। ये आपका कब्बन पार्क में, आपका बहुत फेमस पार्क है बेंगलुरु में, तो वहां पर ये इसको फोटोग्राफ किया गया था। तो रिबन डांस डांस किससे है? वैगल, आपको याद होगा वैगल डांस लास्ट ईयर का, उसी से सिमिलर न्यूज था ये रिबन डांस। और ये पैराडाइज फ्लाई कैचर कर रहा था। ओके, और ये जो है इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फ्लाइंग इन ओपन एरिया and sorry, other birds like to feed on insects flying in open area, but this paradise flycatcher, it looks for insects in the canopy of trees in the gardens. वॉस्प का बिहेवियर बताया जा रहा है। तो वॉस्प जो है बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाया गया था कि ज्योमेट्री यूज कर रहा है, ओके, टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स वाइल बिल्डिंग नेस्ट। तो अपना नेस्ट बनाने के समय वो क्या कर रहा है? ज्योमेट्री को यूज कर रहा है, ज्योमेट्री से अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहा है। और ये these tiny architectural experts, who are the experts? These are the wasps. लास्ट ईयर के क्वेश्चन का एक ऑप्शन था ये। They build nests from paper like material made from wood pulp and hardening saliva. Nest is hexagonal. तो ये जो है इस तरीके से इनका नेस्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे हनी कोम स्ट्रक्चर होता है ना हनी बी, इसका उसी तरीके से इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, और वॉस्प जो है ये स्टिंग करते हैं। ओके, वॉस्प जो है वो स्टिंग करते हैं। हनी बी जो है वो काम रहता है, इट डज नॉट स्टिंग अनलेस यू प्रोवोक इट। वेयरएज वॉस्प जो है वो देख देख के, ढूंढ ढूंढ के आदमी को स्टिंग करता है। ओके, द वॉस्प दे कलेक्ट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड वुड्स एंड मिक्स देम विद देयर सलाइवा टू क्रिएट वाटर रेजिस्टेंट नेस्ट। तो अपना सलाइवा जो है वो यूज करके वाटर रेजिस्टेंस नेस्ट बनाते हैं। येलो वास्प स्टिंगर्स जो है
वेनम भी होता है, सर्टेन वॉस्प ऑल्सो कैरी वेनम एज वेल। तो इसी के साथ आपका द हिंदू का एक साल पूरा का करंट अफेयर्स इज कंप्लीटेड। ओके, आपका अप्रैल से लेके एक साल मतलब अप्रैल 23 से लेके 24 तक का कंप्लीट हो गया।